हम बात करेंगे आगे आनंद भाई पटेल से भी। अभी सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सुमित झा मेरे सहयोगी, जो कि मुकेश भाई पटेल से कई सवालों की सूची लेकर पहुंच गए हैं। काम किस तरीके से हो रहे हैं, अभी तक का क्या काम का असर दिखाई दे रहा है, वो गुजरात में अलग अलग शहरों में आप देख भी रहे होंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि बहुत से सवाल पूछने भी हैं और सुमित ने बहुत से सवाल अपने जहन में तैयार भी किए हैं। गुजरात की जनता ये पूछना चाह रही है कि वन और पर्यावरण के क्षेत्र में आगे क्या योजनाएं हैं। ओवर टू यू सुमित। बिल्कुल, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। अक्सर हम वन पर्यावरण की बात आती है तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो वन और पर्यावरण की बात आती है, हम लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में हमारे आपके जीवन के लिए कितना जरूरी है वन के आगे जी लगा हुआ है, तभी जीवन है। और आज अलग अलग शहरों में जो जलवायु परिवर्तन, या हम अभी दिल्ली से आ रहे हैं तो वहाँ पॉल्यूशन की स्थिति, ये सारी चीज़ें आप वन पर्यावरण के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। और उस विभाग के मंत्री हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इनसे जानना कि जीवन के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज़ के इस मंच पर। थैंक यू। और सबसे पहला सवाल, गुजरात के चूंकि वन पर्यावरण मंत्री हैं और गुजरात में हाल के दिनों में देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन हो या बहुत बेमौसम बारिश हो जाती है। वडोदरा में अभी हमने देखा टेम्परेचर में उतार चढ़ाव। हाल के दिनों में देखा गया कि गुजरात का जो नेचुरल मौसम था, वेदर था, जो समय होता था, उसके बजाय कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी। कहीं ना कहीं एक वजह है, बड़ी वजह है कि हम विकास तो कर रहे हैं, गुजरात विकसित हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या हम वन पर्यावरण के पीछे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं? पहले तो अब देखो, पूरे विश्व की समस्या क्लाइमेट चेंज की समस्या पूरे विश्व की समस्या है। और किसी ने नहीं सोचा, ये हमारे प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 2009 के अंदर क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की पहले स्थापना गुजरात से की। भारत में कोई ऐसा स्टेट नहीं था कि वहाँ पे क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट था, लेकिन मोदी साहब ने एक नई राह हमको दिखाई कि क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की शुरुआत अपना गुजरात से की। और वहाँ से आने वाले दिनों में मोदी साहब लंबा सोचते हैं कि आने वाले दिनों में क्या क्या परिस्थितियाँ होने वाली थी, क्या क्या होंगे। तो उससे करके पहले 2009 में जब डिपार्टमेंट चालू किया, तब से पूरा स्टेट के अंदर पर दूसरा स्टेट के अंदर भी चालू हुआ गुजरात को देख के। और हम लोग देख रहे पूरी दुनिया इसमें क्लाइमेट चेंज से लड़ रही है। अभी थोड़ा समय पहले पे दुबई के अंदर COP कॉप का प्रोग्राम हुआ था, कॉप में सब लोग गए थे जी। और मिशन लाइफ की शुरुआत भी मोदी साहब ने जब की। तो इसलिए मैं ज़्यादातर हम लोगों को वही कि हम लोग इसको कैसे बचा सके। अभी हम लोग लास्ट टाइम G20 का प्रोग्राम भी हुआ था और उसमें पर देखा कि पहली बार क्लाइमेट चेंज के ऊपर पहली डिबेट भी अपने गुजरात से हुई थी। तो इसमें हम लोग भी पूरा अकेली सरकार का काम नहीं है, इसमें सब लोग को जोड़ के वो आगे ये हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि हम लोग पेड़ तो लगाते हैं, लेकिन पेड़ के साथ साथ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना डेवलप हो रहा है कि वो भी ज़रूरी है, पेड़ भी ज़रूरी है। तो अभी देखें कि मोदी साहब ने ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाए, इसके लिए हाल ही में मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी शुरू किया था। एक पेड़ माँ के नाम के अभियान शुरू किया। और मोदी साहब ने पूरी भारत के लोगों को बोला कि आप 140 करोड़ की आबादी तो 140 करोड़ पेड़ लगाए। लेकिन हमारी भारत की जनता ने एक जन आंदोलन बना दिया। मैं जब मोदी साहब ने शुरुआत की थी, मैंने
वो हमारा टापी डिस्ट्रिक्ट है। टापी डिस्ट्रिक्ट से हमने शुरुआत की। वो टापी डिस्ट्रिक्ट में एक गुजरात में एक दृष्टांत गए, एक उदाहरण गए गुजरात के अंदर से टापी से, कि जो लोग प्रकृति के प्रेमी है उसने वहाँ शुरुआत की। मैंने ये वहाँ के लोगों को मिला के, सामाजिक संस्था है, सबको मिला के कार्यक्रम थे। इसमें 7,000 लोग एक साथ में आए थे। सबके अपनी माँ के नाम का एक पेड़ लगाया। वहाँ से जो अभियान चालू हुआ तो पूरा गुजरात के अंदर ये अभियान चालू हो गया। इसके बाद भी आप देखें तो आज मोदी साहब ने बोला कि 140 करोड़ पेड़ लगाने का है। आज मैं गौरव से साथ कह रहा हूँ कि गुजरात के अंदर हम लोगों ने 16 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। लेकिन अकेले सरकार का काम नहीं है, इसमें सामाजिक संस्था साथ में जुड़े और सब लोग साथ में आएंगे तो ये संभव है। गुजरात में अब तक आप कह रहे हैं 16 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। लगा चुके हैं आज के दिन। ये बहुत बड़ी बात है और तालियां होनी चाहिए इस पर। और ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है। मोदी साहब ने 18 करोड़ देने का टारगेट दिया था कि फरवरी तक 18 करोड़ पेड़ गुजरात में लगना चाहिए, तो हमने 16 करोड़ तो लगा दिया, लेकिन 17 से ऊपर हम लोग लगा देंगे। वन महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। वन महोत्सव में सिर्फ पेड़ लगाने की बात नहीं, रोजगार भी इसके जरिए कहीं ना कहीं रोजगार सृजन भी किया जा रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। वो आप देखें तो वन महोत्सव आज से नहीं चालू है। वो वन महोत्सव तो आज 75 साल से वो चालू है। लेकिन वन महोत्सव गुजरात में क्या खास आप कर रहे हैं? गुजरात में वन महोत्सव पहले ये राज्य स्तर के लेवल पे हो जाता था, लेकिन जब से मोदी साहब ने गुजरात की सत्ता संभाली इसके बाद वो राज्य लेवल पे होता है सीधा, और तहसील लेवल तक ये वन महोत्सव होता है। इसकी वजह से लोगों में जो जागृति है वो जागृति वन महोत्सव के अंदर आती है। और साथ साथ में आप देखें कि हमारे आदिवासी जो लोग हैं तो वो पूरा जंगल के साथ जुड़ा, उसका पूरी लाइफ ही उसके साथ निकलती है। तो हम लोग जनरली लोग सोचते हैं कि आदिवासी लोग पेड़ काटते हैं, लेकिन वो कभी भी पेड़ को काटते नहीं, वो पेड़ संभाल के रखते हैं। वो शायद उसको ज़रूरत है पेड़ काटते हैं तो साथ में दूसरा पेड़ लगा के वो जो ज़रूरत है वो पेड़ काटते हैं। आपको पता है कि जब अंग्रेज़ों के टाइम में जब ये अंग्रेज़ लोग पेड़ काटने के लिए आए थे तो हमारी आदिवासी बहनें पेड़ के अगल बगल में एक दूसरे का हाथ लगा के वो चिपक जाती थी, वो पेड़ नहीं काटती थी। इतना आदिवासी के लोग के अंदर इतनी जागृति है। और मोदी साहब ने आप देखा कि मोदी साहब ने वो अपना जो बांस है, बांस को भी वो पेड़ में से निकाल के उसको एक ग्रास का दर्जा 2017-18 में दे दिया, तो वो लोग उसमें भी उसकी आमदनी पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये इमोशनल जुड़ाव है, भावनात्मक जुड़ाव है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, गुजरात में भी मेरे ख्याल होंगे, वन माफियाओं को लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं। हाल ही में कुछ खबर आई थी कोटेश्वर में जंगलों की कटाई को, पेड़ों की कटाई को लेकर शायद एनजीटी ने नोटिस भी भेजा है, तो इस पर कैसे लगाम लगाया जा रहा है? मैं मेरा डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी 3-4 महीने भी वो खेर के लकड़े की तस्करी हुई थी, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी। हम लोगों ने पूरा जो जहाँ से लकड़ा उसको ले जाके हम लोगों ने जो लकड़े लेके जाते थे उन लोगों ने, हम लोगों एमपी से उन लोगों को पकड़ा। उसके बाद वो खेर के लकड़े महाराष्ट्र में लेके जाते उसको भी पकड़ा। लेकिन आज के डेट में हमने ऐसी कार्रवाई की, जो लकड़ी की तस्करी करने वाले हैं आज भी दुबई भागे। हम लोगों ने लुक आउट नोटिस भी जारी किया है, और जो लोग आए उसको आज की डेट में भी जेल में है। और उसके साथ में जो लोग जुड़े हैं, तो जो इसके जुड़े उसके पे पहली बार मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूरा भारत के अंदर पहली बार कोई ईडी ने जो तपास चालू की, तो ये मेरे डिपार्टमेंट से चालू, ईडी ने तपास चालू की ये लकड़ी की तस्करी की। तो बहुत बड़ी बात है। और वन ट्रांजिट पॉलिसी भी आप लाए हैं, जिसके जरिए कहीं ना कहीं ये व्यापार, अवैध व्यापार होता है लकड़ियों का, पेड़ों की कटाई, उसकी पीछे बड़ी वजह होती है। और क्या इस तरह की पेड़ों की कटाई भी ना हो और व्यापार भी, उस पर भी प्रभाव ना पड़े? तो उसमें हम लोगों ने कई लकड़े का पेड़ का जो मतलब काटने के लिए आते तो उसका जो परमिशन हमारे अंदर नीति विषयक में जो आता है तो उसका सब हम लोग परमिशन देते हैं। ऐसे भी कोई देते तो 10 पेड़ काटने का हम लोग परमिशन देते हैं, जो जिसके उसका खेत में बनाएंगे तो उसका परमिशन भी हम लोग
देते हैं, लेकिन जो दायरे में रहे, सरकार का जो संविधान है इसमें रह के काटेगा तो उसका परमिशन हम लोग देते हैं। जलापूर्ति विभाग भी आप देखते हैं, और जल और वन ये दो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास ये दोनों डिपार्टमेंट हैं जिसके बिना जीवन की कल्पना मुश्किल है। तो जिस सूरत में हम इस वक्त मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि सूरत में शुद्ध हवा तो है ही, स्वच्छता भी है, शुद्ध जल के मामले में भी अवार्ड मिलने वाला है सूरत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों। सूरत के बारे में बताइए, जलापूर्ति की ये उपलब्धि। पहले तो पूरा भारत का स्वच्छ पानी देने का अवार्ड सूरत हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, पूरा भारत का एक ही शहर है जिसे स्वच्छ पानी जो सूरत की जनता को देने का अवार्ड हमारे सूरत महानगर पालिका को अवार्ड हमको मिला है। और जल हर लोगों के लिए ज़रूरी है। अभी जो हम लोग सोच रहे हैं आने वाले दिनों में, अभी देखें सब जगह पे युद्ध चल रहा है, तो आने वाले दिनों में पानी के लिए भी युद्ध होने वाला है। तो हमारे मोदी साहब ने सुजलाम सुफलाम योजना करके पहले से ही पानी कैसे बचाएंगे वो शुरुआत भी की थी। उसके बाद जितने भी गांव में है तो वहाँ पे भी तालाब ऊंडा करके उसको भी हम लोग अभी बारिश का जितना पानी है उसको जो समुद्र में बह जाता था वो भी रोकने की हम लोगों ने कोशिश की। और अभी हमारे गुजरात प्रदेश से अध्यक्ष और सूरत में ही जल मंत्रालय हमारा पाटिल साहब को दिया, तब से पूरा भारत के अंदर वाटर रेन हार्वेस्टिंग को पूरा अब एक जन आंदोलन बना दिया है। तो उसकी वजह से जो हम लोग जो बारिश का पानी जो खुद की घर के ऊपर से बह जाता था, पानी नीचे निकल के बह जाता था, तो आज सब जगह पे आज हम लोगों ने गुजरात से शुरुआत की। तब पहला प्रोग्राम रखा, मोदी साहब ने एक साथ पूरा भारत का 700 कलेक्टर 700 कमिश्नर गुजरात के सारे लोग साथ में जुड़े। और आज देखो जहाँ जो देखो वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम चालू है, चेक डैम का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग देखें कि आज जो बारिश है, तो आज हमारे धर्मपुर है, सापुतारा, जो बारिश जो होता है तो एकदम स्पीड में पानी आता है और पूरा पानी बह जाता है। इसलिए हम लोगों ने आने वाले दिनों में जो हम लोग चेक डैम तो बनाते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने तय किया उसको सीरीज में चेक डैम बनाएंगे जो बरसात का पानी रुका रहे। तो हम लोग पानी में गुजरात और पूरा भारत अभी से चिंतित है कि हम लोग पानी को कैसे बचाएंगे। अभी तो भगवान की भी मेहरबानी है कि गुजरात में 150% बारिश हो चुका है और पूरा नई बारिश होगी, बाढ़ की स्थिति कहीं जगह, अब बाढ़ भी आई है, बारिश भी हुई। लेकिन इस बार मैं पहले बोला क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा बारिश का पैटर्न बदल गया। पहले देखते 4 ही महीना बारिश होता था, हम लोग लास्ट 2 साल से देखते रहे 12 महीने में बारिश होता रहा। कोई ऐसा मंथ ऐसा नहीं गया कि वहाँ पे बारिश नहीं हुई। तो पूरा जो वाटर मतलब क्लाइमेट से पूरा चेंज हो गया है। और भगवान की मेहरबानी के गुजरात के हमारे सारे डैम अभी भर चुके हैं। इसकी वजह से हमारा लोग फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा हो गया। और ख़ास करके पानी में अभी हम लोग देखते थे कि पहले पानी में नर्मदा में हमारे पास ज़्यादा पानी था, पानी सब समुद्र में बह जाते थे। तो मोदी साहब ने ये सुजलाम सुफलाम योजना लाके जो पानी नर्मदा का पानी पूरा कच्छ तक पहुँचा, पूरा सौराष्ट्र में पहुँचा है। वो पानी आज तो पूरा अभी तक तो दरिया में बह जाता था। तो ये काम भी मोदी साहब ने गुजरात से ही शुरुआत की थी। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नदियाँ जोड़ने का काम वो 2003-04 में वाजपेयी जी ने सोचा था, वो आज सपना हमारा मोदी जी पूरा कर रहे नदी जोड़ने का काम। और अभी कुछ देर पहले इस मंच पर CR पाटिल साहब भी आए थे, तो आपके लिए तो ये अच्छी बात है कि जल शक्ति मंत्री जो हैं वो यहीं से हैं, तो उनसे तो कुछ वो तो मैं आपको रोक के बोला चाहता हूँ, हमारे लिए तो अच्छा है। ऊपर सेंट्रल में भी पानी और स्टेट में भी पानी। साहब वाटर डिपार्टमेंट साहब के पास है, नीचे गुजरात में वाटर डिपार्टमेंट मेरे पास है, इसलिए देखे ऊपर भी पानी है नीचे भी पानी है, इसलिए तो पानी की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें बड़ी भूमिका औद्योगिक घरानों की भी होती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टेट भी है और सूरत तो है ही। औद्योगिक घरानों की किस तरह से मदद ली जाती है, खासतौर पर जल संचयन में आप पानी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि कई सारे वेस्ट भी
नदियों में उनके जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा नदी को प्रदूषित भी करते हैं। तो कैसे उनकी आप मदद लेते हैं, कैसे उनका सहयोग कर लेते हैं? ये जो पानी का जो यूज़ हो रहा है, तो हम लोग मतलब साउथ गुजरात की बात करते हैं तो साउथ गुजरात में जो नीचे से 100% पानी में, इसमें से हम लोग 20-25% बाहर पानी निकाले। लेकिन मध्य गुजरात है, सौराष्ट्र में है, तो जितना ज़मीन में पानी उससे 150%, 150-200% पानी हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग अभी वेस्ट वाटर है वो पूरा ऐसे जा रहा था। जी हम लोग CETP प्लांट है, STP प्लांट है। आज सूरत ही पहला एक रोल मॉडल बना कि उसका टर्सरी करके प्लांट वापस पानी इंडस्ट्री को देते हैं। वैसे हम लोग पानी बचाने का वो काम कर रहे हैं। नर्मदा नदी चूँकि मुझे लगता है कि गुजरात के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही, और नर्मदा को कुछ विवाद लेकर कुछ विवाद भी हुए, लेकिन अभी फ़िलहाल नर्मदा के जल के बंटवारे को लेकर, या आप उसे कह लीजिए जो कैसे प्रॉपर सबको मिल सके, क्या प्लान है? नर्मदा में देखो, हमने पहली बार सुजलाम सुफलाम योजना शुरू की थी। सौराष्ट्र के 16 डिस्ट्रिक्ट ने हम लोगों ने पानी बहाया। जहाँ पे जितना तालाब है वहाँ पाइपलाइन से पानी पहुँचाया। आज आप देखो कच्छ, तो कच्छ में भी हम लोगों ने पानी पहुँचाने का भी उसको टेंडर निकल गया। फर्स्ट फेज का काम खत्म हो गया, दो स्टेज का भी काम टेंडरिंग हो गया, काम भी शुरू होने वाला है। तो कच्छ तक हम दोनों देख लें, हम लोग बॉर्डर लाइन तक गुजरात मतलब नर्मदा का पानी वहाँ तक हम लोग पहुँचा रहे हैं। और मध्य गुजरात है और सौराष्ट्र में देखो आप, पहले वहाँ पे भी लोगों को पानी की किल्लत थी। आज भी देखो, पहला टैंकर राज था, आज टैंकर राज पूरा ख़त्म हो गया, क्योंकि वो पानी पूरा वहाँ तक पहुँचता है। अभी हम लोगों ने देखिए, अभी साउथ गुजरात के अंदर तो पानी की किल्लत नहीं है, लेकिन साउथ गुजरात के अंदर भी अभी हमारे सारे जितने डैम है, ये उकाई डैम है 345 पूरा फुट पूरा भर चुका है। तो यहाँ पे मतलब जो चावल बनाने वाले हैं वो है, तो सब लोग का अभी जो आमदनी है तो आमदनी बहुत बढ़ गई, क्योंकि पानी उसको समय से पानी मिलता है। उसके साथ साथ में हम लोगों ने पानी तो हमारे पास है, लेकिन पहले के 1970 में जब सब कैनाल का नेटवर्क बना था, तो उसमें नेटवर्क में ऐसा था कि हम लोग को 2000 क्यूसेक 2200 क्यूसेक से पानी ऐसा हम लोग ले जा सकते थे। लेकिन डैम में हमारे पानी है, तो पानी लोगों के साथ कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए हम लोगों ने पूरी जितनी कैनाल है तो उसका हम लोगों ने रिनोवेशन करके उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। अभी हम लोगों ने देखे जो 2200 कैपेसिटी पे जो पानी लोगों तक पहुंचा था, हम लोगों ने आज 3500-3600 क्यूसेक पानी से कैपेसिटी कर दी। आने वाले दिनों में और भी बढ़ाएंगे। तो लोगों को जो पानी है तो पानी वहाँ तक कैसे पहुँचे, वो हमको हमारा देखने का मोदी साहब का सपना है। और कब पूरा होगा? लगभग अपने कच्छ का काम अभी है, तो ये भी 1 साल में लगभग कच्छ का भी काम पूरा हो जाएगा। वो पहले बेहतर कि वो ऐसा हमारा गुजराती में कहावत है कि नेव का पानी मोप पे पहुंचाते, ऐसा है। तो अभी किसी ने सोचा नहीं था कि गुजरात का पानी वहाँ बॉर्डर तक जाएगा। तो पहला ये काम किया, और हमारा जो 2 MCF पानी जो मतलब दरिया में बह जाता था, वो पानी हम लोग अभी कच्छ में पहुँचाएंगे। नहीं, वो अच्छी बात है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में आप कई जगहों पर स्थिति तो अच्छी भी है, कई जगहों पर स्थिति खराब भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर गरीब लोगों में, वहाँ पर वहाँ को लेकर कोई ऐसी योजना जहाँ पर कई जगहों पर स्थिति ऐसी होती है कि लोग दूर दराज जाते हैं पानी लाने? ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो हम लोग अगर ट्राइबल का ऐसा ट्राइबल एरिया की मैं बात करूँ, ट्राइबल है हमारा 14-15 डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे ट्राइबल का जीवन ही पूरा मतलब जंगल के साथ गुजरता है। तो पहली बार मोदी जी ने वो जो बांस है उसको पहले मतलब ग्रास का दर्जा दे दिया। तो आप जब भी चाहे वो काट सकते हैं, उसमें जो चीज़ बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। उसके साथ साथ भी हम लोगों ने जितने हमारे पूरे जंगल है, जंगल के अंदर आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ है, वो ज़्यादातर दवाइयाँ आदिवासी लोग वहाँ पे वो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वहाँ से बनाते। तो हम लोगों ने एक बार शुरुआत की, हम लोगों ने डांग से शुरुआत की कि हम लोगों ने एक बार पूरा जितना डॉक्टर है, ऐसा हमारा बुआ भगत बोलते, सब लोग को एक बार बुलाया।
कि अभी जो हमारी जो मतलब आवश्यक औषधियाँ है, तो औषधियाँ कितनी कितनी अभी बची है, कितनी औषधि और लगाने की है। तो हम लोगों ने शुरुआत की, और लोगों ने बताया कि औषधि अभी हमारे यहाँ नष्ट हो गई है, उसको लगाओ। तो हमने पूरा औषधि लगाने का भी काम उसमें रोजगार भी शुरू कर दिया है। उसके साथ में आदिवासी लोग जो उसके बांस में जो जो चीज़ बनाते हैं, तो वो चीज़ कैसे है भाई, वो तो वहाँ तक सीमित रह जाती है। तो हमने पहली बार अपना वघई सापुतारा वघई जाते हैं, वहाँ पे हमने बाम्बू हाट हम लोगों ने बनाया। तो मतलब आने जाने वाले लोग भी वहाँ से आदिवासी जो लोग बनाते हैं उसका भी मतलब जो चीज़ है वो भी ले जा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सारे गुजरात के अंदर मेन मेन जो जगह है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने एक एक स्टॉल दे के रखा। अभी मैंने 15-20 दिन पहले ही हमारा सूरत हमारा फॉरेस्ट का ऑफिस है, वहाँ पे हम लोगों ने ये आदिवासी लोग जो चीज़ बनाते हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पे उसको ऐसे मुफ्त में वो शॉप बना के दिया। और आने वाले दिनों में अभी हमारा सूरत में डुमस सी फेस, हम लोग जहाँ यहाँ बैठे वहाँ से 3-4 किलोमीटर पर डुमस सी फेस है। अभी सूरत महानगर पालिका बहुत बड़ा काम कर रही है, वहाँ पे 600 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहा है। हम वहाँ पे हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जगह है, तो हम लोगों ने 30-25 दुकान ऐसी बनाई है कि हमारा जितना 14 डिस्ट्रिक्ट का लोग है, जो आदिवासी की जो चीज़ है वो जाके वहाँ जाके बेचेंगे। हम लोग 1 भी रुपया लेने वाले हैं दुकान के, उसको लाइट पे मुफ्त में देंगे और जगह भी मुफ्त में लोगों के लिए देंगे। रोजगार की एक व्यवस्था, रोजगार के लिए वो हो जाएंगे। अब देखिए हमारा डांग जिला है, अभी देखो लो, मोदी साहब ने बोला प्राकृतिक खेती कैसे, तो हम लोगों ने गुजरात का पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा डांग डिस्ट्रिक्ट बना। जो हमारा आदिवासी है उसने पूरा गुजरात को, पूरा भारत को मैसेज दिया है कि हम लोग ने शुरुआत वहाँ से हम लोग करें, तो पूरा प्राकृतिक खेती वहाँ से कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ है वो सूरत में आके कैसे बेच सकेंगे, पूरा गुजरात में कैसे बेचेंगे, उसके लिए भी हम लोगों ने पूरा अरेंजमेंट किया और लोग वहाँ तक चीज़ें पहुँचती भी है। बायोडायवर्सिटी पर भी सवाल है, जैव विविधता पर। प्राकृतिक खूबसूरती भी है गुजरात के पास। एक समय था कि अमिताभ बच्चन ऐड करते थे, आइए कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में। तो उस खूबसूरती को बचाए रखने की भी जिम्मेदारी आप पर है, उस जैव विविधता को। ख़ासतौर पर जो अभी जो औद्योगिकीकरण हो रहा है या विकास हो रहा है, उसके बीच में आप कैसे उस प्रकृति को, जैव विविधता को बचाए रखते हैं? विकास में आप देख रहे हैं गुजरात के अंदर विकास, गुजरात पूरा दुनिया का रोल मॉडल बना है। जो गुजरात में शुरुआत होती है, बाकी का सब स्टेट में बाद में शुरुआत होती है। जब मोदी जी ने ये गुजरात को रोल मॉडल बनाया, जो शुरुआत करते हैं गुजरात से होती है। अभी हम लोगों ने वन कवच बनाने का शुरुआत किया, बोला कि वन कवच कैसे काम करते हैं, तो वन कवच। अच्छा। तो हम लोगों ने छोटा छोटा लगभग 500 हेक्टेयर में वन कवच पूरा गुजरात में बनाया है। और क्या ये वन कवच क्या होता है? वन कवच ऐसा ये जापानीज पद्धति से हम लोग पेड़ लगाते हैं। इसमें 10 फीट नीचे खड्डा करके हम लोग पूरा अंदर ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद में जो 1 साल में जो पेड़ की हाइट है वो 5 साल में होती है, वो 1 ही साल में पूरा वहाँ पे होता है। मतलब छोटा छोटा अर्बन फॉरेस्ट है, वो जगह पे ऐसा पूरा जंगल हो जाता है। वहाँ पे अलग अलग चीज़ के हम लोग लगाते हैं। तो ऐसा हम लोग गुजरात में 300 जितना ये वन कवच भी बना दिया है। इससे लोग जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। हम लोग कोई फॉरेस्ट में आएंगे, अब सिटी में भी हमारा काम चल रहा है, सब जगह बोले हम लोग वन कवच लगा रहे। उसके बाद भी हम लोग देखेंगे तो हमें नमो वड वन, ये वड को हम लोग हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। और सबसे ज़्यादा एज जो है तो वट वृक्षी उसका एज है। तो आज भी नमो वड वन, आज हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा, तो 75 वन बनाने का वो हम लोगों ने एक सपना देखा था। तो 75 जितना हम लोगों ने नमो वड वन लगाया। लेकिन अभी तक हम लोगों ने 85 नमो वड वन लगा चुके हैं। और 500 के हेक्टेयर के ऊपर हम लोगों ने वन कवच भी बना दिए है। और मैं तो सब लोग को बोलता हूँ कि जहाँ जहाँ जगह हमको देंगे वहाँ पे हम लोग नया मतलब अर्बन फॉरेस्ट भी मस्त बना देंगे। कुछ पॉलिटिकल सवाल पर भी आते हैं, क्योंकि आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वो तीसरी बार लगातार आपने जीत हासिल किया, और वहाँ तो ऐसा है कि 2.5 दशक से बीजेपी जीत रही है। ऐसा क्या है? जब से मोदी साहब गुजरात से, हम लोगों ने एक पॉलिटिक्स में नई राह मोदी साहब ने दिखाई।
आज अभी मोदी साहब गुजरात में थे तब भी नई योजनाएं बनाती थी। योजना अभी पहले भी योजना थी लेकिन लोगों तक पहुंचती नहीं थी योजना। जब मोदी जी ने पहले तो जो था कांग्रेस के समय योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंचती, बिचौलिया बीच में सब लोग घूमते थे, बिचौलियों का घूमते राज थे, था। तो वहां तक योजना अच्छा, पहुंची नहीं थी। मेरी इच्छा है कि आनंद भाई पटेल जी हैं, एक रचना अगर आप उन तक माइक पहुंचा सके। मुझे लगता है कि ये इनके मन में कुछ हो रहे होंगे, तमाम जो दावे हैं, तो एक अच्छा होता है विपक्ष की का भी एक सवाल आ जाए बीच में। कुछ नहीं, आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे मंत्री जी को लेकर, लेकिन उन दावों को लेकर जरूरी है कि आप भी एक अपना सवाल कर रहे हैं। जी आनंद भाई पटेल। क्योंकि कांग्रेस को लेकर आपने कहा कि पहले बिचौलियों का राज था, तो मुझे लगा कि कांग्रेस का पक्ष तुरंत आ ही जाए। और ये भी सच है कि अगर कांग्रेस काम करती तो जीत हासिल होती। लोग अगर आपको जिता रहे हैं तो कुछ बात है कि आप पर भरोसा कर रहे हैं। मैं मेरी ही बात करता हूँ, मैं दूसरी जगह मैं बात छोड़ रहा हूँ, मेरी बात करता हूँ। मैं 2012 में पहली बार विधायक में बना, तो लगभग 37,000 वोटों से मैं जीता था। और लोगों को कैसा, वहाँ पे कांग्रेस का भी लोग थे, बीजेपी के लोग थे, सब लोग थे, लेकिन अपना लोगों को कैसे करने का वो मैंने अच्छी तरह से लोगों से पहचान ली कि भाई वो लोग कांग्रेस पे के लोग मेरा कैसे होगा। तो मैंने ऐसा, मैं बीजेपी के भी एमएलए हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मेरे सब पब्लिक का मैं एमएलए हूँ। एमएलए बनने के बाद मेरा दोनों जो आइस है वो सबके लिए एक ही मेरा आइस है। और इसकी वजह से मोदी साहब का जो योजना है मैंने नीचे तक पहुंचाई। और उसकी वजह से 2012 में मैं 37,000 से जीता वोट। और 2017 में पूरा आंदोलन हुआ था, अन्नामत आंदोलन हुआ था, इस बार भी बड़े अंतर से हुआ था। तो उसमें मैं 63,000 से जीता था। क्यों कि लोगों साथ मैं जुड़ गया था। मैं कांग्रेस वाला लोग को भी मैं साथ में उसका काम नहीं करता, मैं इतना लीड बढ़ा नहीं सकता। उसके बाद आप लोगों ने देखा 2022 के अंदर फिर इलेक्शन आया। सब लोगों ने बोल रहे थे कि ये मुकेश भाई का सीट बहुत टफ है, आप जीत नहीं पाएंगे, एंटी इनकमेंसी है, एंटी इनकमेंसी नहीं जीत पाएंगे। सब लोगों ने ऐसे हमने गलत इंफॉर्मेशन दी थी, भाई ये जीत ही नहीं पाएंगे। पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मोदी साहब का जो योजना है, मैं आज भी बोलता हूँ आपको कि मेरे मत क्षेत्र के अंदर मेरा 5,65,000 जितना वोटर्स है, लेकिन मैंने जब मेरा इलेक्शन था तो 4,33,000 लोगों को मैंने योजना का लाभ दिलवाया था। और आज की डेट में मैं यहाँ बैठा हूँ, गुजरात के अंदर पहली बार जब मोदी साहब ने, जब वो विधवा बहन है उसका पेंशन पहले 21 साल का लड़का होता तो पेंशन बंद हो, लेकिन इन तमाम दावों पर एक सवाल बनता है आनंद भाई पटेल जी, ये तमाम दावे हैं। 21 साल का लड़का पेंशन बंद हो जाता है। तो साहब ने वो 21 साल का वो निकाल दिया कि जो मतलब विधवा हो जाएगी वो जहाँ तक जिएगी, वापस तो शादी नहीं करेगी, वहाँ तक उसको पेंशन मिलेगा। तो मैंने प्रोग्राम किया था, एक ही दिन में मैंने 8,000 वो विधवा भाई को मैंने एक ही दिन में 1,250 रुपया देने का मैंने ऑर्डर दिलवाया था। और मेरा पूरा रिकॉर्ड मेरा आया कि भाई एशिया बुक ऑफ में भी मेरा नाम आया। अरे भाई तालियां एशिया बुक में भी नाम आया। हाँ। और आज के दिन में वो अभी तो पहले विधवा बाई का शब्द चल रहा था, लेकिन गंगा स्वरूप नाम जो आया ना, तो मेरे यहाँ से जो 8,000 एक साथ में मैंने काढ़े गए ना, पूरा गुजरात में अभी विधवा बहन नहीं बोलते, अभी गंगा स्वरूप बहन बोलते। तो नामकरण भी मेरे यहाँ से चालू हुआ। तो आज का डेट में मैंने 15,000 जो मेरे यहाँ विधवा बाई है, तो उसको मैं अजय 1,250 रुपये पेंशन मिलता है। आज मेरे यहाँ 15,000 आवास हो, मैंने सब लोग को प्रधानमंत्री आवास का मैंने लाभ दिलवाया। मेरे पास 34,000 लोगों को मैं आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का वो लाभ मिलता है। और 1,35,000 लोगों को ऐसा वो फैमिली के लिए जोड़ने कर लिए जाएंगे तो 3 लोग 4 हो जाएगा, उन लोग आज मुफ्त में अनाज सबको मिलता है। वो देखने की भी मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। आज हम लोग देखने के लिए जाएंगे कि सबको रोजी रोटी में भी आज हम देखेंगे तो हमारे यहाँ नंबर 1 है।
तो आज के डेट में भी इतना मैंने 2022 में सब काम किया, सबकी मैंने जिसने भविष्यवाणी की मैंने मतलब उसको आप ड्यूटी ये कर कह दी। रहे हैं कि सारा काम आप कर ले रहे हैं, तो फिर तो कांग्रेस के लिए कोई विकल्प नहीं है आगे भी जीतने वो का। उसके बाद सबने जो मेरे साथ डुलंडर उम्मीदवार है, ये हमारा आनंद भाई बैठे यहाँ, उसको पता है मेरे साथ में इतना डुलंडर मतलब कैंडिडेट नहीं, खड़े तो थे। ये मैं मेरे पास आपने इतना काम कर नहीं, दिया मेरे है पास कि कांग्रेस के लिए आगे भी नहीं, मेरे पास आप में से भी डुलंडर कैंडिडेट खड़े थे, कांग्रेस में भी डुलंडर कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन मैंने जो मोदी साहब का जो योजना है वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं। तो मेरे को गुजरात जो लोग मतलब जो सब लोग ने किया था कि 10,000 वोटे से मुकेश भाई जीतेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो हार जाएंगे। मैं पाटिल साहब को बोला साहब मैं 1 लाख वोटों से मैं जीतूंगा। तो मैं गुजरात के अंदर 182 सीट में 5 नंबर में जीत के आया, 1,16,000 से मत से मैं जीत तीसरी गया। बार तीसरी बार ये जरूर है कि आप लोगों के काम आइएगा, लोगों तक पहुंचिएगा, लोगों के तक योजनाएं पहुंचाइएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि लोग आपको दोबारा तीसरी बार चुनने में परहेज करेंगे। मैं इसमें भी मैंने पहली बार जब मोदी से 2012 में एमएलए बना तो मोदी साहब ने मेरा जन्मदिन था, मोदी साहब को लिए मिलने के लिए वो विधानसभा के जब वो प्रधान मतलब वहाँ के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गया, तो साहब ने मेरे को एक ही शब्द बोला था, तेरे को लंबा चलने का होगा ना तो तू एक कार्यकर है, कार्यकर बन के रहने, कभी तू एमएलए है मगज में कभी भी नहीं सोचना कि तू एमएलए है, तू एक कार्यकर बन के चलेगा, लोगों के साथ कंधे से कंधे मिले के चलेगा ने, तेरे को कोई नहीं बीट कर सकेगा। तो आज मैं वही शब्द ध्यान के रखने गया और आज मैं कोई मेरा कार्यकर के साथ भी बैठ जाए, मेरे को ऐसा लगता ही नहीं कि मैं एमएलए हूँ, मंत्री हूँ, मैं कभी मेरे दिमाग में नहीं रखता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। आनंद भाई, मंत्री जी ने जो बात की, डांग की बात की, डांग के पर्यावरण की बात की, अभी वहाँ के 42 विलेजेस में इको सेंसिटिव जोन गांव के लोगों को पूछे बिना उसका जो जाहिरात की है और वहाँ के लोगों को मालूम ही नहीं है इको सेंसिटिव जोन यानी क्या है, और उसका जो राजपत्र निकाला है उसमें भी उसके फायदे उससे नुकसान के बारे में कुछ बताया नहीं है। फॉरेस्ट के लोग जो वहाँ पे है, जो ऑफिसर्स है, वो भी उनको समझा नहीं रहे हैं। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, मैं 22-23 गांव में खुद गया हूँ, उनसे बात की है, उनके पास ऐसा डर है, उनको ऐसा डर लगता है कहीं हमें निकाल नहीं देंगे। लेकिन निकालने की वहाँ पे बात नहीं है, लेकिन रखने की भी बात नहीं है। अगर वहाँ पे बिजली पानी नहीं मिलेगा, अगर हमारे जो आदिवासी है जंगल में रहते हैं, जंगल के पास रहते हैं, जड़ जंगल जमीन प्रकृति ही उसका भगवान है, तो वो कैसे वहाँ पे इको सेंसिटिव जोन के साथ रहेंगे, ये मेरा सवाल है। मंत्री जी, मैं आनंद भाई को बताना चाहता हूँ कि जो इको सेंसिटिव जोन जो भी हम लोगों ने अभी, वो तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, वहाँ से चल रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन 2015 में जब आया तब 396 गांव थे। इसके बाद अभी हम लोगों ने उसमें गांव 186 गांव कर दिया, मतलब गांव थोड़ा मतलब घटा दिया है गांव। और इको सेंसिटिव गांव मतलब वो जो वाइल्ड लाइफ है उसके प्रोटेक्शन के लिए है। और जो लोगों को दिमाग में है कि इको सेंसिटिव जोन आएगा तो उसमें मैं पूछता हूँ क्या नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होता। वो आप जैसे फार्मिंग करो, वो फार्मिंग करो, वो लोग बोल रहे हैं रोड रास्ता हम लोग को परमिशन, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लोगों को समझाया भी नहीं जा रहा। नहीं, लोगों को समझा नहीं, बात सही है उसके, लोगों को अच्छी तरह समझा नहीं। लेकिन हम लोगों ने अभी 20-25 सरपंचों को वहाँ का बोला, उसको सब समझाया। उन लोगों को जो टेंशन था कि भाई जितना वो लोग मुद्दा लेके आए थे, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारा सेकंड मतलब हमारा जो 60 बाला का जो खसरा कटौनी है तो उसमें हमारा नाम सेकंड हक में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो लोग मतलब उन लोगों ने जो बताया, मतलब बोला हम लोग कुआं खोदने की जगह उसके लिए परमिशन कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने जितना था उतना वेरीफाइड उसको करके दे दिया। और जो लागू है इसके लिए कि कोई होटल बनाना चाहता है, कोई माइंस का काम करना चाहता है, वो तो आज के नहीं, अंग्रेजों के टाइम का चालू है कि भाई अंदर 15% 20% जो मतलब वहाँ का मतलब 1 किलोमीटर के अंदर आप बनाएंगे तो उसके लिए 10% मिलेगा। 1 किलोमीटर के आप बाहर मतलब होटल बनाएंगे तो उसके लिए 15% मिलेंगे। और 1.5 किलोमीटर के दूर से बनाएंगे उसके लिए 20 किलोमीटर, मतलब अलग अलग सबके लिए। और माइनिंग के लिए तो है ही नहीं।
अपडेट माइनिंग के लिए, बस 2 चीज़ के लिए ही है। बाकी इको सेंसिटिव डैम में ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार कुछ ले लेने वाली है, कुछ नहीं, नहीं, ऐसा लेकिन कुछ नहीं। समझाने की कोशिश होनी चाहिए और जागरूकता फैलाने की कोशिश में। लेकिन सही आनंद है। भाई, पॉलिटिकली अगर हम देखें, ये तो बात है कि ठीक है, बीजेपी काम कर रही है इसलिए बीजेपी आ रही है बार बार, या मुकेश भाई भी कह रहे हैं कि हम तीसरी बार 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। मैं तो, मेरा ये दोस्ती है, मैं तो उसको बोलता हूँ आप विकास करने का तो नहीं, हमारे मैं साथ मिलके, व्यक्तिगत नहीं, साथ में पार्टी- मिलके विकास करिए। क्या कांग्रेस से चूक हो रही है? विकास अगर विनाश के नाम पे होगा तो एक ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। सीधी बात है, अगर एक लड़का रोजगार के बिना मजदूरी में जाएगा और शाम को उसे मजदूरी नहीं मिलेगी और गांव आएगा, उसे विकास नहीं कहते। मुफ्त का खाना अगर आप बांटोगे तो और बोलोगे मैंने इतने लोगों को हम मुफ्त में खिलाते, तो उसे विकास नहीं कहते। विकास उसे कहते हैं कि हमारे यहाँ के लड़कों को पढ़ने के लिए सूरत क्यों आना पड़ेगा, सूरत के लड़के को हमारे यहाँ क्यों आना नहीं पड़ेगा। अगर विकास करना है तो गांव का विकास कीजिए। अगर गांव को तोड़ के शहर का विकास करोगे तो उसे विकास नहीं, उसे विनाश कहते हैं। मैं आनंद भाई को बोलना चाहता हूँ, पहले हमारे यहाँ चावल की कटाई के लिए, गन्ने की हार्वेस्टिंग के लिए सब लेबर ट्राइबल एरिया में से आते हैं। तो वो एरिया में से आज यहाँ लेबर आने का बंद हो गया। क्यों बंद हो गए? कि वहाँ के पहले लोग पढ़ते नहीं थे। मोदी साहब ने उंगली पकड़ के स्कूल में लेके गए। आज सब जो अभी जो यंग जनरेशन है वो सब अभी पढ़ा लिखा जनरेशन है, वो कोई ना कोई छोटी बड़ी नौकरी कर रहे हैं। और आज भी मैं बोलता हूँ, जब मोदी साहब ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया तो रोजगार की जब बात करते हैं तो आज स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर जितने भी गाइड है वहाँ का आदिवासी लड़के लोग ही वहाँ पढ़ा, उसको ट्रेनिंग दिया। आज आप भी गए होंगे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में, जो आपको गाइड करते, भाई ये सरदार पटेल का ये साल में ये किया वो किया, पूरा जो गाइड देते आज वहीं का ये लड़का है। आज मैं उसके बाद में ये माल समुद में अभी 2-3 दिन पहले ही मैं उसका मतलब वहाँ पे भूमि पूजन करके आया। तो वहाँ भी मैंने 73 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है। वहाँ पे इको टूरिज्म हमारे साइड होने वाली है। तो इको टूरिज्म साइड में वही लोगों को इंडस्ट्रीज तो आने वाली नहीं है। तो वहाँ का छोटे छोटे लोगों को मजदूरी कैसे मिलेगी, वो लोगों सर कैसे जुड़ेगा। तो सब आदिवासी को रोजी रोटी मिलने के लिए कोई विनाश तो कोई होने वाला नहीं है। और आज भी मैं तो बोलता हूँ थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज भी आएगा तो भी लोगों को, लड़के लोग को नौकरी मिलेगी। विकास भी जरूरी है। विकास के साथ वो तो मिलेंगे। लेकिन आप देखेंगे आज पूरा इंजीनियरिंग के, अब देखेंगे पूरा रिकॉर्ड नहीं करना, हर साल 20 लाख 25 लाख इंजीनियर होकर लड़के लोग आते हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी तो लड़के लोग कहाँ जाए, बेकार तो वैसे ही हो जाएंगे। हमारे लड़के हम तो घर पे बिठाएंगे नहीं, उसको पढ़ाने का वो हमारी जिम्मेवारी। हर माँ बाप की चिंता है उसको मेरा लड़का पढ़े। सब लोग तो एब्रोड नहीं जाएंगे, तो उसके लिए अब देखते हैं आप पूरा रिकॉर्ड में हर साल में 20 लाख 25 लाख हर इंजीनियर होकर बाहर आते हैं। वो वहाँ कहाँ पे जॉब करेंगे? तो ऐसे कंपनी आएगी तभी वो जॉब पकड़ पाएंगे। हमारा हजीरा के अंदर जो कंपनी आई, पहले वहाँ के लोग सब्जियां बेचने के लिए गांव-गांव साइकिल पे घूमते थे। आज वहाँ का पूरा जीवन बदल गया। आज जितने भी लड़के लोग हैं वहाँ पे आज जॉब कर रहे हैं। मतलब हमारे साथ विकास भी जरूरी है और लोगों को मतलब हमारा रोजी रोटी देने की भी हमारी जिम्मेदारी है। दोनों और आज भी गुजरात के अंदर देखने जाएंगे तो हम लोग 1.5-2% ही बेरोजगार है। बाकी सब कहीं छोटी मोटी सब नौकरियां लोग करते हैं। वैसे हर लीडर का, हर नेता का अपना विजन होता है। आनंद भाई पटेल जी से भी चर्चा हम करेंगे, उनका भी विजन हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सरकार और विपक्ष, सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। एक बात जो मैं समझना चाहूंगा, क्या बीजेपी आने वाले दिनों में भी जिस तरह की राजनीति मोदी जी यहां से करके गए हैं दिल्ली, क्या उसी नींव की बूते अभी तक है? तमाम जो एंटी इनकमेंसी फैक्टर और सब फैक्टर धूमिल हो जाता है चुनाव में। जो मोदी जी ने नींव डाल दी, जिस राजनीति को उन्होंने किया, यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने किया, एक अलग दिशा बदल दी, गुजरात मॉडल की चर्चा होने लगी। क्या वो बीजेपी के लिए एक ऐसी पूंजी है जिसकी बदौलत अभी भी आप सब चुनाव जीत रहे हैं? आपने कहा कि उनकी योजनाओं को, तमाम उनकी विजन को हम जमीन पर लाते हैं तो लोग हमसे जुड़ते हैं। और इसमें क्या आने वाले दिनों में आप नहीं चाहेंगे आनंद भाई पटेल जी की सरकार बने, अब मंत्री बने? ये आप देखें कि मोदी साहब ने जब से
10 साल में लोगों के कितना काम किया। आज 10 साल में मोदी साहब ने 4 करोड़ लोगों को घर दिया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी में से बाहर निकाला, और आने वाले 5 साल में 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास मिले। बाकी हमारे गरीब लोग को कहाँ, वो सोचते ही नहीं, मतलब उनका सपना ही था कि हमको पक्का मकान कहाँ मिलेंगे। आप सूरत के अंदर कोई भी एरिया में जाएंगे, आप यहाँ ही हम बैठे थोड़ा 1 किलोमीटर के अंदर जहाँ पे 1 करोड़ रुपये का फ्लैट है, वहाँ पे आपने 8.5 लाख रुपये का फ्लैट प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। वो लोगों को साहब ने जो उसको जो सपना है वो सपना पूरा करने में मोदी साहब ने सपना पूरा किया। और जो अभी मोदी साहब की जो बात कर रहे हैं, तो आज पहले भी सब प्रधानमंत्री जी आके गए, लेकिन मोदी साहब ने आज हम लोग को विश्व के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हमारी ये भारत देश हमारा बना। और आज भी देखेंगे तो सब देशों में जो कहाँ न कहाँ कुछ न कुछ लड़ाई चालू है, वो चालू है, लेकिन भारत ऐसा देश है कि हम लोग आराम से हम लोग बैठ सकते हैं, आराम से हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी बैठे हैं। सब देश वाले मोदी जी की सलाह लेने के लिए आते हैं। मोदी जी का विज़न है पूरा कि 2047 में कैसा होना चाहिए भारत। तो मोदी जी का पूरा विज़न बना के रखा कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। तो एक विज़न के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं। तो मैं तो सब लोग बोलता हूँ, हम लोग बैठते हैं, हम लोग कभी कांग्रेस भाजपा नहीं रखते, हम लोग लोगों को देखते हैं कि लोगों का काम कैसे होगा। ये भी है तो उसकी पार्टी है, उसका मतलब ये है, वो उसके हिसाब से बोलेंगे। तो हम लोग दोनों बोलते हैं, विधानसभा में साथ में बैठते हैं, साथ में कैंटीन में चाय पीते हैं। नहीं, ये अच्छी बात है, अच्छे लोकतंत्र की निशानी। वो तो साथ में मिलेगा तो भी काम करते हैं। मैं तो सामने से बोलता हूँ कि आपका विस्तार का जो काम है मेरे पास लेके आओ। मैं अभी वहाँ पे डेडियापाड़ा गया था, तो वहाँ आपका एमएलए है, तो मैं चैतर वसावा जी को बोला कि आपका काम है मेरे पास लेकर आओ, मैं बैठा हूँ। हमको लोगों का काम करना है, हमको एक पार्टी देके काम नहीं करना है, लोगों को देखे काम करने का है। और लोगों को काम हमारा कैसा है कि हम दोनों साथ में मिले गए तो भी काम करेंगे। बाकी विरोध करके पार्टी चलाएं वो 5 साल चलेंगे, ज़्यादा नहीं चलने वाला, लेकिन साथ में मिलके काम करेंगे, वो उसके पक्ष में, वो उसकी जगह पर 5 साल सही बाद भी फिर आप ही आएंगे ना या फिर वो आएंगे। हाँ, बात तो वही है, पर लेकिन साथ में मिलेगा तभी का मतलब काम। 5 साल बाद फिर आप ही आइएगा। हाँ, वो तो है, वो तो अभी यहाँ बैठे, कब आ जाएंगे पता नहीं। अच्छा, आपको लग रहा है आप डाउट किए आ जाएंगे, कांग्रेस अब जीत सकती है? सर, मेरा दोस्त है। नहीं, अब तक कांग्रेस की ताकत को दरकिनार करते रहे। मैं ऐसा नहीं, कांग्रेस के आदमी ऐसा नहीं, मैं आदमी मतलब जो आदमी का मतलब उसका जो थॉट है, उसका जो लक्ष्य है, वो देख के हम लोग देखते कि नहीं, विजन वाला आदमी है। हाँ। वो हम लोग नहीं, पार्टी की भी बात करो, पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो कांग्रेस के लिए आप देख रहे हैं विकल्प की कांग्रेस गुजरात में सत्ता में आ सकती है? पार्टी गुजरात में आपने देखा, हम लोगों ने 156 सीट लाई। हाँ। 2 बार 26 में से 26 आई थी, और अभी भी इलेक्शन होगा, पहले बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। चलिए मानंद भाई जी, आप विधायक बन के ही आप कर सकते हैं काम, ये मुकेश भाई कह रहे हैं। लेकिन गुजरात में एक संभावना हमेशा से ये रही है कि यहाँ से नेता, चूंकि मोदी भी निकले हैं, मोदी ही चेहरा पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, या कुछ चेहरे बन रहे हैं आपकी नजर में गुजरात से निकल रहे हैं? एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, जैसे यूपी से योगी आदित्यनाथ एक चेहरा है, वैसा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो कार्यक्रम में से प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। वो बीजेपी में ऐसा वंशवाद बीजेपी में नहीं चलता, एक छोटा सा कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये हमारे मंगू भाई पटेल की बात करते हैं, हमारा आनंद भाई का बाजू का गांव का है, वो आदिवासी हमारे नेता थे, तो उसके उंगली पकड़ के आज राज्यपाल बन के बैठे हैं वहाँ पे। मतलब एक छोटा सा छोटा कार्यक्रम को बीजेपी उसको नेता बनाती है, तो इसमें कोई भी बन सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, इंडिया न्यूज़ के इस मंच पर आप आए, अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ बातचीत की, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपना जवाब दिया। आपको भी शुभकामनाएं भविष्य के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुकेश भाई पटेल जी से लंबी बातचीत हमारी हुई है, लेकिन आप मंच पर ही रहिएगा, कुछ लोगों को सम्मान आपके जरिए दिलवाना है।
आपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है, लेकिन जो अपने अपने अलग क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें आपके जरिए सम्मान दिलवाना है। मुकेश कुमार जी हमारे साथ आ जाइए मंच पर मौजूद, क्योंकि इस कार्यक्रम में अलग अलग विभिन्न उद्योगों में उत्कृष्टता और अलग नए विचारों का स्वागत करते हुए सूरत, गुजरात में अपने अलग अलग जो व्यवसाय हैं उनके माध्यम से एक पॉजिटिव प्रभाव डालने के लिए प्रतिबद्ध एक गतिशील समूह का परिचय हम करा रहे हैं। एडजू कम्युनिकेशन से मुकेश कुमार जी आ जाइए। प्रभावशाली डिजिटल मार्केटिंग में माहिर हैं, माली विज्ञापनों और उनकी आकर्षक ऑफलाइन मार्केटिंग रणनीतियों तक हमारे साथ माली ब्रोकर्स हैं जो प्रभावशाली लोगों के साथ रियल एस्टेट मार्केटिंग में क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद वी.डी. राम हैं जो आतिथ्य प्रबंधन में नए मानक स्थापित कर रहे हैं। हमारे पास उपाय रियल्टर्स भी हैं जो कि रियल एस्टेट में विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करते हैं और स्टाफ लाइन इंडिया कुशल कार्यबल समाधान प्रदान करते हैं, साथ ही उत्कृष्टता और नवीनता के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक भी हैं। तो इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग करने के लिए आप सभी